नमस्कार। आज हम मानव अधिकारों यानी ह्यूमन राइट्स पर जनरल स्टडीज के लिए तैयार किए गए कुछ नोट्स पर बात करेंगे। हमारा मकसद इन नोट्स को सिर्फ पढ़ना नहीं है, बल्कि इनके पीछे की कहानी और मतलब को समझना है। बिल्कुल। हम एक तरह से मैक्रो से माइक्रो का सफर तय करने वाले हैं। मैक्रो से माइक्रो। हाँ, मतलब शुरुआत करेंगे संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक मंच से, फिर आएंगे भारत के राष्ट्रीय कानून पर और आखिर में देखेंगे है। बहुत बढ़िया। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं, जो इन नोट्स में सबसे पहले दिया है। आखिर ये अधिकार होते क्या हैं? सुनने में तो बहुत आसान लगता है, पर इसकी एक तय परिभाषा है। हाँ, और वो परिभाषा काफी दिलचस्प है। नोट्स के हिसाब से किसी भी दावे को अधिकार बनने के लिए 3 कसौटियों पर खरा उतरना पड़ता है। 3 कसौटियां? हाँ, पहली, उसे समाज की मान्यता मिले। दूसरी, कानून उसे स्वीकार करे। और तीसरी, वो इंसान के विकास के लिए जरूरी हो। मतलब तीनों का एक साथ होना जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि कानून कुछ कह रहा है और समाज उसे नहीं मान रहा, फिर भी वो अधिकार हो। बिल्कुल नहीं, यही तो इसका सार है। तीनों खंभे एक साथ खड़े होने चाहिए। जैसे नोट्स में एक उदाहरण है हथियार रखने का। अच्छा। कोई व्यक्ति हथियार रखना चाहे तो उसे सिर्फ कानून से लाइसेंस लेना काफी नहीं है। समाज को भी ये स्वीकार होना चाहिए कि आत्मरक्षा के लिए ये जरूरी हो सकता है। अगर समाज इसे गलत मानने लगे तो कानून पर भी उसे बदलने का दबाव बनता है। समझ गया। तो ये तो हुए सामान्य अधिकार। फिर मानव अधिकार इनसे अलग कैसे हैं? मानव अधिकार और भी ज्यादा बुनियादी हैं। परिभाषा कहती है वो अधिकार जो आपको सिर्फ और सिर्फ इंसान होने के नाते मिलते हैं, जन्म से। अच्छा। इसके लिए आपको किसी देश का नागरिक होना, किसी खास धर्म या जाति का होना जरूरी नहीं है। अगर आप इंसान हैं तो ये आपके अधिकार हैं, बिना किसी भेदभाव के। और यहीं से कहानी पहुंचती है उस दस्तावेज तक जिसने इन अधिकारों को पहली बार दुनिया के सामने रखा। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यानी UDHR। हाँ, UDHR। ये एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। 10 दिसंबर 1948 को इसे अपनाया गया। और यही वजह है कि हम हर साल 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मनाते हैं। ये तारीख हमें याद दिलाती है कि इन अधिकारों को कागज पर लाने के लिए कितनी लंबी लड़ाई लड़ी गई है। एक दिलचस्प बात जो नोट्स में लिखी है वो ये कि इसे पेरिस में अपनाया गया था, जबकि UN का मुख्यालय तो न्यूयॉर्क में है। इसकी कोई खास वजह? उस समय UN महासभा का तीसरा सत्र पेरिस में ही चल रहा था, लेकिन इसका एक सांकेतिक महत्व भी है। पेरिस को क्रांति और अधिकारों के विचार का गढ़ माना जाता रहा है, तो वहां से ये घोषणा करना अपने आप में एक बड़ा संदेश था। और इसका मकसद यही था, इतिहास में पहली बार मानवाधिकारों की एक वैश्विक और लिखित सूची तैयार करना। बिल्कुल, ये वो पल था जब दुनिया ने मिलकर कहा कि हर इंसान की एक न्यूनतम गरिमा है जिसे कोई सरकार छीन नहीं सकती। पर क्या सबने इस पर सहमति जताई थी? नोट्स के मुताबिक उस समय UN में 58 सदस्य देश थे और सबने इसके पक्ष में वोट नहीं दिया था। 48 देशों ने समर्थन किया, लेकिन 8 देश वोटिंग से दूर रहे। उन्होंने रहा कहा ना। हाँ, और 2 देशों ने तो हिस्सा ही नहीं लिया। 8 देश? जी, ये तो काफी बड़ी संख्या है। हाँ। इनमें सोवियत ब्लॉक के देश, दक्षिण अफ्रीका और सऊदी अरब शामिल थे। इन्होंने परहेज क्यों किया? क्या उन्हें इन अधिकारों से कोई आपत्ति थी? सबकी अपनी अपनी वजहें थी। जैसे सोवियत ब्लॉक का मानना था कि घोषणा में आर्थिक और सामाजिक अधिकारों पर उतना जोर नहीं है जितना नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर है। अच्छा। वहीं दक्षिण अफ्रीका में उस समय रंगभेद की नीति चल रही थी, जो बराबरी के अधिकार के बिल्कुल खिलाफ थी। और सऊदी अरब को महिलाओं के बराबरी के अधिकार और धर्म बदलने की आज़ादी जैसे कुछ अनुच्छेदों पर आपत्ति थी। मतलब शुरुआत से ही इस पर पूरी तरह हम सहमति नहीं थी। खैर, इस घोषणा में कुल 30 अनुच्छेद हैं और ये दुनिया की सबसे ज्यादा अनुवाद की जाने वाली दस्तावेज है, 550 से ज्यादा भाषाओं में। जो दिखाता है कि मतभेदों के बावजूद इसका विचार कितना शक्तिशाली था। अब सवाल ये उठा कि इन अधिकारों की निगरानी कौन करेगा? सही बात है, घोषणा तो कर दी, पर अगर कोई देश इन्हें नहीं मानता तो क्या होगा? बिल्कुल, यहीं से UN की संस्थाओं का जन्म हुआ। पहले 1946 में एक मानव अधिकार आयोग यानी कमीशन बना। ये लगभग 60 साल तक चला। हाँ, लेकिन वक्त के साथ इसकी साख पर सवाल उठने लगे। इस पर अक्सर ये आरोप लगता था कि जिन देशों में मानवाधिकारों का सबसे ज्यादा उल्लंघन होता है, वही इसके सदस्य बनकर बैठ जाते हैं और अपनी आलोचना से बच निकलते हैं। एक तरह से चोर कोई कोतवाल बनाने जैसा हो गया था, आप कह सकती हैं। तो इसे बदलना पड़ा और 2006 में इसकी जगह एक नई, ज्यादा मजबूत संस्था ने ली, UNHRC। UNHRC।
संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद यानी UNHRC। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। बिल्कुल, इस नई परिषद में 47 सदस्य देश होते हैं, जिनका कार्यकाल 3 साल का होता है और इनका चुनाव महासभा में होता है। इसका मुख्य काम दुनिया भर में मानव अधिकारों की स्थिति पर नजर रखना और रिपोर्ट तैयार करना है। तो ये तो हुई दुनिया की बात, UNHRC जैसा एक ढांचा बन गया। पर सवाल यह है कि भारत ने इस वैश्विक जिम्मेदारी को अपने घर में कैसे लागू किया? सही पकड़ा। और यहीं से कहानी शुरू होती है हमारे अपने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की। 1993 का एक्ट। हाँ, इस कानून में 8 अध्याय और 43 धाराएं हैं और इसी कानून की धारा 3 के तहत भारत की सबसे बड़ी मानवाधिकार संस्था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC का गठन किया गया। बिल्कुल, NHRC की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब नोट्स में इसकी प्रकृति के बारे में कुछ जरूरी बातें लिखी हैं, जैसे कि ये एक सांविधिक निकाय यानी स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका क्या मतलब है और क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल फर्क पड़ता है। सांविधिक का सीधा मतलब है कि इसे संसद ने एक कानून पास करके बनाया है। ये संविधान का मूल हिस्सा नहीं है। अच्छा। और इसका एक बड़ा नतीजा है, सरकार जब चाहे संसद में साधारण बहुमत से कानून बदलकर इसकी शक्तियों या संरचना को कम या ज्यादा कर सकती है, जैसा 2019 में हुआ भी। ओहो, तो अगर ये संवैधानिक होता तो क्या होता? अगर ये संवैधानिक होता, जैसे हमारा चुनाव आयोग या UPSC, तो इसमें कोई भी बदलाव करने के लिए सरकार को संविधान संशोधन करना पड़ता, जो एक बहुत लंबी और मुश्किल प्रक्रिया है। तो एक तरह से संवैधिक होना इसे लचीला बनाता है, पर कुछ आलोचक कहते हैं कि ये इसे सरकार पर ज्यादा निर्भर भी बना देता है। सही, ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब आते हैं इसके बनावट पर। इसमें एक अध्यक्ष और कई सदस्य होते हैं। अध्यक्ष कौन बन सकता है? देखिए, 2019 में हुए संशोधन के बाद सुप्रीम कोर्ट का कोई भी रिटायर्ड जज, चाहे वो चीफ जस्टिस रहे हो या नहीं, इसका अध्यक्ष बन सकता है। पहले ऐसा नहीं था? नहीं, 2019 से पहले सिर्फ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही अध्यक्ष बन सकते थे। इस बदलाव से अध्यक्ष पद के लिए योग्य लोगों का दायरा बढ़ गया। अध्यक्ष के अलावा 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, इनका क्या हिसाब है? इन्हें 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। 2 सदस्य न्यायिक पृष्ठभूमि से होते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट का जज, कार्यरत या रिटायर्ड, और एक किसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, वो भी कार्यरत या रिटायर्ड। और बाकी 3? बाकी 3 सदस्य विशेषज्ञ होते हैं, जिन्हें मानव अधिकारों के क्षेत्र में काम करने का लंबा अनुभव हो, और इन 3 विशेषज्ञों में एक महिला का होना अनिवार्य है। ये भी एक जरूरी शर्त है। बिल्कुल, ये समावेशिता को सुनिश्चित करता है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इनके अलावा 7 पदेन सदस्य भी होते हैं। पदेन यानी एक्स ऑफिशियो। नोट्स में इसके लिए एक मजेदार लाइन लिखी है, एक के साथ एक फ्री। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो व्यक्ति किसी दूसरे पद पर है, वो उस पद पर होने की वजह से अपने आप ही NHRC का सदस्य बन जाता है। ये एक तरह का पैकेज डील है। अच्छा। भारत में जो 7 अन्य राष्ट्रीय आयोग हैं, उनके अध्यक्ष NHRC के पदेन सदस्य होते हैं। तो ये कौन से आयोग हैं? क्या सारे नाम याद रखना जरूरी है? नाम से ज्यादा इनके पीछे का सिद्धांत समझना जरूरी है। ये वो सभी बड़े आयोग हैं जो समाज के सबसे संवेदनशील वर्गों के लिए काम करते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, महिला आयोग, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, हाँ, SC और ST आयोग, पिछड़ा वर्ग यानी OBC आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग और दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयोग। इन सब के प्रमुख अपने आप NHRC का हिस्सा बन जाते हैं। अच्छा, तो इसका फायदा यह है कि हर वर्ग की चिंता और उनकी आवाज सीधे NHRC तक पहुंच जाती है। अब इन सब लोगों की नियुक्ति करता कौन है? अध्यक्ष और सदस्यों को चुनता कौन है? इनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन वो अपनी मर्जी से नहीं करते। मतलब? वे एक 6 सदस्यों वाली उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर काम करते हैं। और इस समिति में कौन कौन होता है? इस समिति के अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री होते हैं। उनके अलावा गृह मंत्री, लोकसभा के स्पीकर, राज्यसभा के उपसभापति और सबसे महत्वपूर्ण, लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी इसमें शामिल होते हैं। तो ये ढांचा सुनिश्चित करता है कि नियुक्ति की प्रक्रिया में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की सहमति हो। बिल्कुल, जिससे आयोग की निष्पक्षता बनी रहे। अब बात करते हैं कार्यकाल की। ये लोग कितने समय तक अपने पद पर रहते हैं? नोट्स के मुताबिक कार्यकाल 3 साल या 70 वर्ष की आयु तक होता है। हाँ,
और ये भी 2019 के संशोधन का नतीजा है। पहले कार्यकाल 5 साल का होता था। एक मिनट, कार्यकाल 5 साल से घटाकर 3 साल कर दिया गया। ये तो काफी बड़ा बदलाव है। इसके पीछे क्या सोच हो सकती है? इसके पक्ष में यह तर्क दिया गया कि इससे नए और अलग-अलग लोगों को जल्दी मौका मिलेगा और आयोग में नई ऊर्जा आएगी। लेकिन कुछ आलोचकों का ये भी मानना है कि छोटा कार्यकाल अध्यक्ष की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि उन्हें अपने विजन को लागू करने के लिए कम समय मिलता है। सही। और ये सदस्य दोबारा भी नियुक्त हो सकते हैं। ठीक है, तो 2019 के संशोधनों ने काफी कुछ बदला है। अध्यक्ष की योग्यता, कार्यकाल और पदेन सदस्यों की सूची में भी कुछ नए आयोग जोड़े गए। ओबीसी आयोग, बाल अधिकार आयोग और दिव्यांगजन आयुक्त को 2019 में ही पदेन सदस्यों की सूची में शामिल किया गया था। अब कुछ नाम जो सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। एनएचआरसी के पहले अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा और वर्तमान अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम। ये दोनों नाम याद रखने वाले हैं। बिल्कुल। अब कानून की कुछ महत्वपूर्ण धाराओं पर नजर डालते हैं। धारा 3 तो एनएचआरसी के गठन के बारे में है, जिस पर हम बात कर चुके हैं। फिर आती है धारा 21, जो राज्य मानवाधिकार आयोग यानी स्टेट एचआरसी के गठन की बात करती है। और एक है धारा 30, जो मानवाधिकार न्यायालयों यानी ह्यूमन राइट्स कोर्ट से जुड़ी है। इसका क्या मतलब है? क्या हर जिले में अलग से कोर्ट बनता है? नहीं, अलग से बिल्डिंग बनाने की जरूरत नहीं। कानून कहता है कि राज्य सरकार हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सलाह से किसी भी जिले के सेशन कोर्ट को ही मानवाधिकार न्यायालय का दर्जा दे सकती है, ताकि मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों की सुनवाई तेजी से हो सके। हाँ, बिल्कुल। तो अब हम अपने मैक्रो से माइक्रो सफर के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग की स्थापना 7 अक्टूबर 2002 को हुई और उसका मुख्यालय लखनऊ में है। और इसका गठन उसी राष्ट्रीय कानून यानी 1993 के अधिनियम की धारा 21 के तहत हुआ है। मतलब राष्ट्रीय कानून बनने के करीब 9 साल बाद उत्तर प्रदेश में राज्य आयोग में काम करना शुरू किया। तो आखिर में इन सभी तारीखों को एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग हो सकती है। जरूर। यूडीएचआर यानी संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक घोषणा हुई 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में। फिर भारत का राष्ट्रीय आयोग एनएचआरसी बना 12 अक्टूबर 1993 को नई दिल्ली में। उत्तर प्रदेश का राज्य आयोग यूपीएचआरसी बना 7 अक्टूबर 2002 को लखनऊ में। और यूएन की नई वाली परिषद यूएनएचआरसी बनी 15 मार्च 2006 को जिनेवा में। और सबसे जरूरी, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। हम 10 सवाल और उनके जवाबों के जरिए इस पूरे विषय को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। जब हम सवाल जवाब करते हैं ना, तो चीजें ज्यादा गहराई से समझ आती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए। तो पहला सवाल, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा यानी यूडीएचआर को कब और कहां अपनाया गया था? बहुत ही बुनियादी सवाल है ये। हाँ, इसके विकल्प हैं: ए 24 अक्टूबर 1945 न्यूयॉर्क, बी 10 दिसंबर 1948 पेरिस, सी 10 दिसंबर 1950 जिनेवा, या डी 15 मार्च 2006 लंदन। तो इसका सही जवाब, मेरे ख्याल से ज्यादातर लोगों को तारीख तो याद होगी। हाँ, तारीख काफी मशहूर है। सही उत्तर है विकल्प बी 10 दिसंबर 1948 पेरिस। एकदम सही। इसकी व्याख्या भी सीधी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का उस वक्त तीसरा सत्र चल रहा था। अच्छा। और वो सत्र पेरिस में हो रहा था। तो वहीं पर 10 दिसंबर 1948 को इस घोषणा को अपनाया गया। ठीक है, अब आते हैं दूसरे सवाल पर। विश्व भर में मानवाधिकार दिवस यानी ह्यूमन राइट्स डे पहली बार किस साल मनाया गया? ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। हाँ, थोड़ा सा। विकल्प है ए 1948, बी 1949, सी 1950 या फिर डी 1993। तो घोषणा हुई 48 में, लेकिन मनाया कब गया? यही सवाल है। और सही जवाब है विकल्प सी 1950। बिल्कुल। यहाँ ये समझना जरूरी है कि घोषणा तो 1948 में हो गई थी, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने बाकायदा एक प्रस्ताव पास किया। अच्छा, एक प्रस्ताव पास हुआ? जी। और उस प्रस्ताव के जरिए ये तय हुआ कि 1950 से हर साल 10 दिसंबर को ये दिन मनाया जाएगा। इसे एक तरह से औपचारिक रूप दिया गया। समझ गया। चलिए, अब प्रश्न संख्या 3। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी यूएनएचआरसी की स्थापना किस साल हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? यूएनएचआरसी ये भी बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। जी। विकल्प हैं ए 1946 न्यूयॉर्क, बी 1993 पेरिस,
सी 2006 जिनेवा या डी 2002 हेग? इसका जवाब इसका सही उत्तर है विकल्प सी 2006 जिनेवा। सही। इसकी कहानी भी दिलचस्प है, मतलब इसकी स्थापना 15 मार्च 2006 को हुई थी। 2006 में? हाँ, लेकिन इसने एक पुरानी संस्था की जगह ली थी जो 1946 में बनी थी। उसे कहते थे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग। अच्छा, तो ये उसका एक अपग्रेडेड वर्जन है, कह सकते हैं। हाँ। और इसका मुख्यालय, जैसा कि कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का है, वो जिनेवा में है। ठीक है। अब चौथा सवाल जो भारत से जुड़ा है। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ये किस तरह की संस्था है? ये बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में। बिल्कुल। विकल्प हैं: ए संवैधानिक निकाय मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बी सांविधिक निकाय यानी स्टैट्यूटरी बॉडी, इन दोनों में फर्क है। हाँ, सी गैर सरकारी संगठन NGO, या डी सिर्फ एक सलाहकार संस्था। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी सांविधिक निकाय यानी स्टैट्यूटरी बॉडी। एकदम सही। और ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। ये सांविधिक है, संवैधानिक नहीं। इसका मतलब क्या हुआ आसान भाषा में? इसका मतलब ये है कि इसका गठन संसद के एक कानून से हुआ है। वो कानून है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। अच्छा। इसका जिक्र सीधे संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं है, इसीलिए ये सांविधिक है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। समझ गया। अब सवाल नंबर 5। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक समिति बनती है। जी, एक चयन समिति। हाँ, तो उस समिति में इनमें से कौन शामिल नहीं होता है? विकल्प हैं: ए प्रधानमंत्री, वो तो अध्यक्ष होते हैं समिति के। हाँ, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति, या डी राज्यसभा के उपसभापति। ये बहुत स्पेसिफिक सवाल है। जी, और सही जवाब है विकल्प सी राज्यसभा के सभापति। बिल्कुल। इसकी संरचना जानना जरूरी है। प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं और राज्यसभा के उपसभापति, सभापति नहीं। साथ ही संसद की दोनों सदनों में जो विपक्ष के नेता हैं वो भी इसमें होते हैं। अच्छा, तो उपराष्ट्रपति इस समिति का हिस्सा नहीं है? जी नहीं है। दिलचस्प है। चलिए, छठा सवाल। 2019 में एक संशोधन हुआ था, उसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना कर दिया गया है? हाँ, ये एक हालिया बदलाव है। जी, विकल्प हैं: ए 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, बी 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, सी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, या डी 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। तो पहले 5 साल था, लेकिन अब सही उत्तर है विकल्प बी 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु। एकदम। ये 2019 के संशोधन से बदला गया। पहले ये 5 साल या 70 वर्ष था। तो अब इसे घटाकर 3 साल कर दिया गया है? जी, 3 साल या 70 वर्ष की उम्र, जो भी पहले हो जाए। ठीक है। अब 7वां सवाल, एक तथ्यात्मक सवाल। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष? विकल्प है: ए न्यायमूर्ति JS वर्मा, बी न्यायमूर्ति AS आनंद, सी न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा, या डी न्यायमूर्ति HL दत्तू। ये सभी जाने माने नाम हैं। जी। और सही जवाब है विकल्प सी न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। बिल्कुल। जब आयोग की स्थापना हुई 12 अक्टूबर 1993 को, तो सबसे पहले अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा ही बने थे। ठीक है। अब 8वां प्रश्न। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? अब हम राज्य स्तर पर आ गए हैं। विकल्प हैं: ए 12 अक्टूबर 1993, बी 7 अक्टूबर 2002, सी 10 दिसंबर 2000, या डी 24 अक्टूबर 2005। तो राष्ट्रीय आयोग के तो काफी बाद बना होगा। हाँ, सही उत्तर है विकल्प बी 7 अक्टूबर 2002। सही। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 7 अक्टूबर 2002 को हुआ और इसका मुख्यालय लखनऊ में है। लखनऊ में, ठीक है। चलिए, अब 9वां सवाल, वापस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अच्छा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC में कुल कितने सदस्य देश होते हैं और उनका कार्यकाल कितना होता है? इसकी संरचना पर सवाल है। जी, विकल्प ए 53 सदस्य 4 वर्ष का कार्यकाल, बी 47 सदस्य 3 वर्ष का कार्यकाल, हाँ 47 या 53, सी 193 सदस्य 5 वर्ष, या डी 15 सदस्य 2 वर्ष। इसका सही जवाब? सही उत्तर है विकल्प बी 47 सदस्य
3 वर्ष। एकदम सही। इस परिषद में कुल 47 सदस्य देश होते हैं। और इन्हें चुना कैसे जाता है? इन्हें भौगोलिक आधार पर चुना जाता है ताकि दुनिया के हर हिस्से का प्रतिनिधित्व हो, और हर सदस्य का कार्यकाल 3 साल का होता है। 3 साल का? ठीक है। और अब हमारा आखिरी सवाल, प्रश्न संख्या 10। 10वां सवाल। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के गठन का प्रावधान है? ये थोड़ा कानूनी सवाल है। हाँ, थोड़े तकनीकी है। विकल्प हैं A धारा 3, B धारा 21, C धारा 30 या D धारा 12। इसका सही जवाब है विकल्प A धारा 3। यानी NHRC के गठन से संबंधित है। और बाकी धारा जैसे धारा 21? धारा 21 जो है वो राज्य मानवाधिकार आयोगों के गठन से जुड़ी है, और धारा 30 मानवाधिकार न्यायालयों के बारे में बात करती है। अच्छा, तो ये तीनों धाराएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। हाँ जी, बहुत। तो ये थी हमारी 10 सवालों की प्रश्नोत्तरी। Thanks for watching. Like, share and subscribe for more amazing content.